What was your experience जब फर्स्ट बेबी आपके हाथ में आया था, जब आपने फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था? मुझे ना मम्मी वाली फीलिंग आ जाती है जब भी बेबी आता है मेरे गोद में, तो उस टाइम मुझे अभी भी ऐसा होता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उस रेसिडेंसी लाइफ में हम आगे से गाली खा रहे हैं, ऊपर सीनियर से, नीचे पेशेंट को मैनेज करना, तब उस समय में लिटरली मुझे ये होता था कि जहाँ बेबी हाथ में आता था मुझे एक एड्रेनलिन सर्ज होता था यार, बहुत अच्छा फील होता था। और वही एक फील है जिसके कारण मैं सर्वाइव कर पाई वो अपनी रेसिडेंसी के लाइफ। ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो आपने सबसे ज्यादा केसेस देखे होंगे एंड उसके क्या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को? हर इंसान का ना बहुत सारे सवाल होते हैं। हर सवाल में एक कोई ना कोई हिस्ट्री छुपी होती है, एक समझने के लिए कि क्या ये बॉडी कैसे बनी है। एंड जब हम इन जनरली समझते हैं तो मेंस और फीमेल्स की बॉडी बहुत डिफरेंट बनी हुई होती है। एंड फीमेल्स की बॉडी के लिए एक स्पेशल डॉक्टर होता है, जैसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। आज हमारे साथ एक OB-GYN। आज समझते हैं कि कैसे हर इंसान की कहानी कैसे अलग होती है एंड कैसे फीमेल्स अपनी लाइफ को जीते हैं, डॉक्टर की लाइफ कैसे होती है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर आकांक्षा साहू। आज समझते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। सो हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। हेलो एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आपकी डॉक्टर वाली जिंदगी जो है, ये आउट ऑफ चॉइस थी या आउट ऑफ फोर्स था? इट्स ऑल अबाउट माई चॉइस। इनिशियली तो फोर्स नहीं था, इट वॉज माई फादर्स ड्रीम कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, बट वो कभी फोर्स नहीं आया। मुझे खुद में एक व्हील लगा कि नहीं, आई हैव टू बिकम डॉक्टर, तो फिर मैंने बना। एंड कब और कैसे डिसाइड किया कि यू वांट टू बी अ गायनेक फॉर इट? ड्यूरिंग माई MBBS डेज, जब मैं MBBS कर रही थी तब मैं अपने पोस्टिंग जाती थी हॉस्पिटल में। मेरी एजुकेशन हुई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत इंटीरियर से फीमेल्स आती थी। और फीमेल की कंडीशन मतलब देवर लाइक कि एकदम हैवी मेंसेस, इतने ज़्यादा मेंसेस जाते थे कि लिटरली वो कार्डियक फेलियर की स्टेज में आती थी, खून की इतनी कमी स्टेज में आती थी, तब जाके आते थे। तो और साथ में मुझे ये भी अच्छा लगा, एक तो मुझे फीमेल फैक्टर वाला फर्स्ट थिंग था। सेकंड थिंग था कि मुझे ऐसी ब्रांच भी चाहिए थी जहाँ पे मैं सर्जरी भी करूँ और जहाँ पे मैं पेशेंट भी देखूँ और जहाँ पे मेरे से कुछ एक नया चीज़ आए। तो बर्थ आना इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो फिर मुझे ऐसे बहुत सारे मेरे पास मल्टीपल फैक्टर्स आए। बीइंग एकेडमिक्स की अगर मैं बात करती हूँ कि लाइक हम मेडिकोस क्या सोचते हैं, तब हमें लगता है कि यार मुझे सर्जरी भी मिल जाए, मुझे मेडिसिन भी मिल जाए, मुझे सोनोग्राफी करने भी मिल जाए, ऑल इंटरवेंशंस वी डू एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो फिर इस तरीके से मैंने फिर एक फॉर्म आ गया कि नहीं मुझे लेना है। बट इसके पीछे भी एक स्टोरी मैं बताती हूँ कि सब यही बोलते हैं कि इट्स वेरी टॉक्सिक ब्रांच। अच्छा। हाँ, जो हमारी मेडिको एक फ्रेटर्निटी होती है, तो बोलते हैं कि यार OB-GYN मत लेना, और कोई लड़की ली है ना तो उससे दूर रहना। अच्छा। आधा पागल रहती इन लोग। ओके। ऐसा क्यों? मतलब इसके ऐसा क्यों? क्योंकि ना बहुत ही हैक्टिक ब्रांच है। अच्छा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कब किसका डिलीवरी के लिए, सेक्शन के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए अनप्रेडिक्टेबल होता है। फॉर द मेडिसिन वी कैन प्रिस्क्राइब कि हाँ ये तब तक लगा के रखो, मैं आ रही हूँ, बट वो ऑपरेट एकदम बेबी का हार्ट रेट डाउन हो रहा है, अर्जेंटली मुझे वहीं पे रहना है, करना ही है। तो फर्स्ट थिंग कि 24 आवर रनिंग ब्रांच है, हैक्टिक रहता है, साथ में पूरे फीमेल्स ही ज़्यादा होते हैं, और समझाना पेशेंट को, और 2 लाइफ की जिम्मेदारी रहना, मदर के साथ साथ बच्चे की, 2 चीज़ को मैनेज करना। तो इस तरीके से तो वो काफ़ी टॉक्सिसिटी रहती है हमारे में। बट मुझे बहुत से लोग मना भी किए थे, बिल्कुल नहीं लेना, डरमा लेना है, डरमा लेना है। तो मैंने सबके आगे जाके ये ब्रांच लिया हुआ था। तो जैसे बहुत सारी मूवीज में भी दिखाया गया है, क्या एक्चुअल में व्हाइल यू स्टडी बहुत रैगिंग होती है? एक्चुअली पहले होती थी। ठीक है, मुझे भी पहले डर था कि यार रैगिंग होगी, आई हैव टू बी प्रिपेयर, ऐसे वैसे। बट मतलब फॉर्चुनेटली मेरी जो मैंने MBBS की, तो मैं सेकंड बैच ही थी वहाँ पे उस कॉलेज में। तो मेरी जो सीनियर बैच थी वो बहुत अच्छी थी। थोड़ा बहुत मस्ती मजाक तो होता है, तो उस तरीके का ही हुआ कि एक गेट टुगेदर जैसे, थोड़ा ये करो वो करो, बट एज सच रैगिंग जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और नाउअडेज रैगिंग नहीं होता है, मतलब थोड़े बहुत होते हैं और कई जगह होते भी होंगे, बट
मोस्टली नहीं होते, और ये करना भी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं एज अ सीनियर जूनियर एक गेट टुगेदर करने के, घुलने मिलने के, तो वो करो, रैगिंग मत करो। ओके ओके। एंड जब आपने ये पूरा जर्नी आप चल रही थी, जब पढ़ाई आपकी मेन चल रही थी, सो व्हाट वर द एक्सपीरियंसेस जहाँ पे आपको लगा कि यार जो आप कर रहे हो या जो आपके फादर का ड्रीम है वो सही डायरेक्शन में चल रही हूँ मैं? जब ना पेशेंट बोलते हैं कि मैडम, मतलब जनरली मैं छत्तीसगढ़िया पेशेंट्स ज़्यादा डील करती हूँ। आई एम वेरी, मतलब मेरे अंदर ना बहुत छत्तीसगढ़िया वाला एक चीज़ है। Okay. तो जब भी बोलते थे मैडम तय नहीं रहते तक का होती, बस ये बोलते हैं। Okay. या मैडम बोला तय चाहिए। या होता है कि पेशेंट्स का मैसेजेस आते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट यू, विदाउट योर गाइडेंस। ऐसे मैसेजेस आते हैं। कई पेशेंट जो सच में 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक मैरिड होके भी बेबीज़ नहीं हुए रहते हैं, उसके लिए हम उसमें उनका ट्रीटमेंट करके बेबीज़ लाते हैं, देते हैं। तो वो इतनी बड़ी कि लिटरली दे क्राई, खुशी के आंसू रहते हैं। और आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि या मैं लाइफ में सही कुछ तो जा रही हूँ, तभी ऐसा हो रहा है। एंड व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब फर्स्ट बेबी आपके हाथ में आया था, जब आपने फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं लिटरली अभी भी बोल रही हूँ, मुझे ना मम्मी वाली फीलिंग आ जाती है जब भी बेबी आता है मेरे गोद में। तो उस टाइम मुझे अभी भी ऐसा होता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, चाहे मैं कितने टेंशन में रहूँ, एग्जॉस्टेड रहूँ, फ्रस्ट्रेटेड रहूँ। हमारी ड्यूटीज़ तो 36 आवर तक कंटिन्यू, बिना ब्रश किए, नहाए धोए, इस टाइप की चली है रेसिडेंसी लाइफ में। उस रेसिडेंसी लाइफ में हम आगे से गाली खा रहे हैं, ऊपर सीनियर से, नीचे पेशेंट को मैनेज करना, और ऊपर से हमारी कुछ मेंटल वो तो रहती नहीं है। तब उस समय में लिटरली मुझे ये होता था कि जहाँ बेबी हाथ में आता था, मुझे एक एड्रेनलिन सर्ज होता था यार, बहुत अच्छा फील होता था। Okay. और वही एक फील है जिसके कारण मैं सर्वाइव कर पाई वो अपनी रेसिडेंसी के लाइफ। और अभी भी मुझे वही फीलिंग आती है कि यार ये मेरा बेबी है। अच्छा। सो जब अपन बात करते हैं कॉलेज लाइफ की, सो आपने इतना एक्सपीरियंस कर लिया है अभी, सो आपके हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया जहाँ पे इंसान जाके अपने मेडिकल की स्टडीज कर सकता है? देखो, बेस्ट कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए। Okay. ठीक है, अगर मान लो मैं सिर्फ एक MBBS की बात करती हूँ, एम्स इज़ द बेस्ट। एम्स दिल्ली है, मौलाना आजाद है, लेडी हार्डिंग कॉलेजेस है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब सेकंड बात आती है PGI चंडीगढ़, ये सब रेपुटेटेड कॉलेज है, AFMC, ये सारे कॉलेजेस बेस्ट है। अब सेकंड बात आती है कि ब्रांच की बात, कि हमारे पास 20 ब्रांचेस होते हैं। मैं एक MBBS कर ली, नाउ आई हैव कि मैं कौन सी स्पेशलिस्ट बनूं। वो स्पेशलिस्ट बनने के लिए 20 ब्रांचेस होते हैं कि लाइक आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, कोई पीडियाट्रिशियन, कोई ऑर्थोपेडिक, तो कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनते हैं। तो उससे डिपेंड करेगा कि कौन सी जगह में किस चीज़ की प्रैक्टिस कैसी हो रही है। ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली है। ओके। सो आपको कभी ऐसा फील होता है कि जो आप कर रहे हैं इसके अलावा आपको और भी कुछ करना चाहिए? यू आर वेरी हैप्पी विद द गायनी पार्ट? I'm very happy with my OBGY part. Okay. Because and more about obstetrician part. Okay. Because I love delivering the babies. I love hearing their cries. मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है। ओके। जब आज के डेट में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस आते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे फीमेल्स आपके पास आती होंगी जहाँ पे आपको समझ नहीं आता होगा कि यार ये इतना मतलब इतना रुकने के बाद क्यों आए, पहले आते तो ज्यादा इजी हो जाता। तो वैसे सिचुएशंस में आपका क्या रिएक्शन होता है चीजों को लेके? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में कोई आया है, हाँ. अगर वो 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आते तो चीजें बहुत इजीली आप ओवरकम कर पाए होते। उस मोमेंट में जब चीजें ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तब आपका रिएक्शन क्या होता है उनको लेके? मुझे बस टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा तो आता है, बट आई कांट शो, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट है, वो प्रॉब्लम में आई है, तो आई हैव टू फर्स्ट सॉल्व दिस थिंग। तो पहले तो वो चीज़ का सॉल्यूशन, बट हमेशा मैं उसके बाद उनको ज़रूर काउंसिल करती हूँ कि आप लोगों ने इस स्टेज पे ये गलती किया था, ये गलती आप दोबारा मत करिएगा, अदरवाइज दोबारा भी ये होगा, या आपके आसपास हो तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि हर चीज़ ना, सच में ये बात तो है, एक सिग्नल चीज़ें देती है, बॉडी भी हमें एक सिग्नल देती है। वो हमारे ऊपर है कि हम उसको इग्नोर कर लेते कि सीरियसली लेते हैं। और हमेशा बीइंग अ डॉक्टर मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि कभी भी थोड़ा भी हमें अपने बॉडी से एबनॉर्मल कुछ चीज़ें लगता है तो वी शुड टेक केयर अबाउट इट। लाइक
हम एक कार लेते हैं तो हम हमेशा सर्विसिंग कराते हैं, बढ़िया मेरा कार अच्छा हो। इवन दो 1 साल के बाद सर्विसिंग फ्री भी नहीं रहता तो भी पैसे दे के कराते हैं कि कार लंबी चले। हाँ। लेकिन हम अपने बॉडी के लिए वही ध्यान नहीं रखते हैं। क्या बात है। है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बॉडी का भी एक रूटीन चेक करा लेना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि यार चेक करा लिया सब तो नॉर्मल है, फालतू पैसा वेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, इट्स गुड, यू आर ब्लेस्ड कि वो नॉर्मल आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जो आपने सबसे ज्यादा केसेस देखे होंगे एंड उसके क्या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को? सबसे फर्स्ट वुमेन में हो रहा है अभी PCOD PCOS जो आप सुन रहे होंगे, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड और लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल अब ऐसी इतनी वो हो गई है कि वी लाइक फास्ट फूड, हमें बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, हमें टेस्ट चाहिए रहता है रदर देन अपना हेल्दी चीज़ें। तो वो चीज़ है जो अफेक्ट करती है, क्योंकि हम जहाँ से फैटी चीज़ें कंजप्शन लेते हैं फैट बनता है, जहाँ फैट सेल्स बनते हैं चीज़ें ख़राब होती है। ओबेसिटी आई, PCOD हुआ, आगे में डायबिटीज़ भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा। तो फर्स्ट वन इज़ PCOD जो कि हमारे लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड है। तो और सेकंड वन होता है फीमेल में, जनरली हमारे फीमेल में एक एनीमिया मतलब खून की कमी होना। दैट खून की कमी क्यों होता है, ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। हमारे छत्तीसगढ़ में इवन दो मैं बोलूँगी बहुत सारे लोग आयरन डेफिशिएंट है। हम आयरन कहाँ से मिलता है, नॉर्मली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसी से ही मिलता है। तो उसका डाइट ही हमारे पास कम होता है, हम खाते नहीं हैं, तो उसके कारण ये होता है। एंड थर्ड वन इज़ कि अभी जो वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है ना, सर्वाइकल कैंसर बढ़ रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है। आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि कोई कैंसर भी है जिसकी वैक्सीन है, हाँ, लेकिन हमारे पास एक तो कैंसर है जिसकी वैक्सीन है, वो है सर्वाइकल कैंसर। तो उसकी हमें ना वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जो कि अभी भी हम लोग इतने एजुकेटेड होके भी हम नहीं कराते हैं और अवेयर भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। सो आज की डेट में अगर मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है और उसकी अवेयरनेस भी ऐसा कुछ हो नहीं रही, तो उसके लिए आप कैसे उन्हें अवेयर करने पे फोकस करेंगे? मैं भी सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हूँ। मेरा मेन यही काम रहता है कि मीथ को अलग करूँ और जो एक्चुअल में ट्रूथ है जो उसमें अवेयर करूँ। तो मैं हर जगह यही बताती हूँ कि ये वैक्सीनेशन है, ये अवेलेबल है, ये करना है। पेशेंट टू पेशेंट तो मैं अपने हॉस्पिटल में चीज़ें तो करती हूँ, अपने रिलेटिव्स को तो बोलती हूँ, लेकिन एक बड़े मास पे मैं ऐसे कर सकती हूँ। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि हाँ, अब इसको भी हमारे इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में डाल दे, ताकि उस एज में बॉयज़ गर्ल्स दोनों को इम्यून हो जाए, मतलब उस चीज़ के लिए हो जाए वैक्सीनेशन। एंड अभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जनरली बहुत सारे केसेस ऐसे सुनने में भी आए होंगे जहाँ पे अंडर एज लोग बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स कर रहे हैं। तो उन केसेस में आपको क्या एडवाइस रहेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए। पहली बात तो हर इंसान को ना सबसे फर्स्ट अपने बॉडी से प्यार होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट होना ही चाहिए, और उस चीज़ से कुछ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मुझे ये चीज़ मैं सख्त वो रहती हूँ कि इवन दो इन दिस जनरेशन आई डोंट लाइक एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। ये नहीं करना चाहिए। हमेशा ये स्कूल की जिम्मेदारी और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी मैं ज़रूर बोलूँगी कि एक अलग से सेक्स एजुकेशन की क्लास लगनी चाहिए। उनको अवेयर करना चाहिए, क्लिनिक्स होनी चाहिए, ताकि अवेयर हो। लोग खुल के बात नहीं करते। अभी भी ऐसा होता है कि बुक में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है 9th-10th में तो टीचर्स स्किप कर देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ पे अवेयर करना चाहिए कि बेटा ये चीज़ होता है और ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसके करने से कि डेथ हो जाता है, कि HIV हो जाता है, कैंसर हो जाता है। क्योंकि HIV, सर्वाइकल कैंसर्स, ये सब क्या होता है कि प्री स्टेज में आप आके करते हो या मल्टी पार्टनर्स होते तो ये होता है। तो ये चीज़ केस स्टडीज़ बतानी चाहिए कि ये हुआ है, ताकि बच्चों में भी एक डर रहे कि यार इससे करने से ये हो जाता है। तो जब सामने वाले को मालूम होगा कि ये चीज़ करने से इंसान ये भी हो जाता है तो कोई नहीं करेगा फिर। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए। ओके एंड व्हाट अबाउट, जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट्स कहते हैं दैट इज आफ्टर हैविंग सेक्स जनरली या आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स दे जनरली टेंड टू टेक आई पिल्स, या वो कोई ऐसे मेडिसिन लेते हैं सो दैट दे डोंट गेट इनटू द प्रेगनेंसी ऑफ देयर लाइफ। सो उस वाले सिचुएशन में हाउ हार्मफुल द आई पिल इज फॉर देयर लाइफ?
आई पिल कभी भी रिकमेंडेशन भी है तो विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर, हमेशा खुद से भी वो भी नहीं लेना है। ओके फर्स्ट वन तो बहुत से लोगों को लगता है पीरियड मिस हुआ है, ये हुआ है तो खुद से ले ले, नहीं, इस चीज़ में भी आप पहले डॉक्टर से बात करो, बिकॉज पिल्स भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है, हेल्थ डिजीज़ है, कंडीशंस है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब नहीं लेना चाहिए, नहीं दे सकते, कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो फर्स्ट वन की ये गलती नहीं करना है। और पिल्स जो होता है इससे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, इतनी हैवी ब्लीडिंग कि पेशेंट वहीं पे गिर जाए। ओके या ये भी हो जाए इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कि हार्ट पे असर कर जाए, जहाँ हमारे शरीर से खून चले जाता है, ब्लड चले जाता है, हार्ट है, पंपिंग एक्शन खराब हो चले जाता है, तो हार्ट में असर पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि पेन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा, इतना पेन कि पेशेंट है उसमें भी कोलैप्स कर जाता है। ओके तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पिल्स है, हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लो, और पिल्स लेने से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ब्लीडिंग के, ये पेन के होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब चीज़ का हमें ध्यान रखना एंड है। व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म थिंग्स, इन फ्यूचर प्रेगनेंसी में भी डिफिकल्टीज होती है इससे? हो सकता, अगर ज़्यादा, एक हर चीज़ है जो हम एक फिक्स अमाउंट तक दे सकते हैं तो उतना अफेक्ट नहीं करेगा, बट कुछ भी चीज़ हो ज़्यादा अमाउंट में या फ्रिक्वेंट यूज़ में अफेक्ट तो करते ही, और वो करेगा। ओके तो अभी आपको कभी ऐसा कोई केस मिला है जहाँ पे सामने वालों के गलत डिसीजंस के कारण आज के डेट पे दे आर नॉट हेल्दी इनफ और उन्हें प्रेगनेंसीज में इशू आ रहा है या उनका एबनॉर्मल चाइल्ड हो रहा है, ऐसे कोई केसेस आपको सुनने में आए होंगे? हाँ, प्रेगनेंसी में जनरली हमें नहीं लेना चाहिए अल्कोहल लेने से भी बेबी में अफेक्ट होता है। ओके ठीक है। एक फीमेल थी जो कि अल्कोहल लेती थी, इवन दो इन प्रेगनेंसी उन्होंने लिया और उसके कारण बेबी में गड़बड़ी हुई। ठीक है, अफेक्ट किया। तो मैं यही बोलूँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल है, जो चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना चाहिए, तो वो करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलूँगी कि लोग ना पिल्स जो होते हैं विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन खुद से ले लेते हैं। एक ऐसा भी केस आया था, विदाउट रिकमेंडेशन ले लिया, बाद में ये पता चला हमें सोनोग्राफी में देख के कि वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी था। एक्टोपिक मतलब जो नॉर्मली जो प्रेगनेंसी जो बेबी है वो ग्रो होता है यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। इसमें क्या हो गया था कि बच्चेदानी छोड़ के जो फैलोपियन ट्यूब होता है, उस पतली सी ट्यूब रहती है वो, हाँ, उस ट्यूब में जाके बेबी बन रहा था। और वो ट्यूब फट गया और इतनी ब्लीडिंग कि पूरे पेट में पूरा ब्लड क्लॉट्स था। पूरा ब्लड, मतलब ये ऐसा इमरजेंसी हमारा कंडीशन आता है कि इवन दो कम्प्लीटली सही से मैनेज नहीं होता, सही से ब्लड नहीं मिलता, तो पेशेंट की डेथ ऑन टेबल भी हो जाता है। ठीक है। तो एक ऐसा भी केस आया हुआ था जिसमें उन्होंने खुद से ऐसे करके कर लिया और बाद में वो एक्टोपिक निकला। तो कभी मैं बोलती हूँ कि इसलिए पहले डॉक्टर को दिखाओ और ये ध्यान रखो। और कोई केस स्टडीज जो आपको लगता है लोगों को जानना जरूरी है ताकि वो मेक श्योर करे कि वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस अपनी लाइफ को लेकर? लाइक जैसे कि किसी फैमिली में हिस्ट्री रहती है कि कोई उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में या किसी को कि डाउन सिंड्रोम हुआ हो। डाउन सिंड्रोम मतलब मेंटली रिटार्डेड बेबीज जो होते हैं, जो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, शॉर्ट हाइटेड होते हैं। लाइक अभी आपने मूवी देखा होगा, एक आमिर खान की एक मूवी आई थी सितारे ज़मीं पर। हाँ, तो वो बेबीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। एंटीनेटली ही मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये रिस्क है, ये बेबी हो सकता है। जिनके में ये हिस्ट्री होती है वो हमेशा अवेयर रहो कि मेरे में बेबी में भी हो सकता है और उस चीज़ का जांच कराओ। उसी का जांच कराने के लिए हम ऑब्स्टेट्रिशियन कराते हैं। एक एंटी स्कैन आता है और एक डुअल मार्कर आता है। उसके साथ साथ हमारे पास टेस्टिंग कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस NIPT करके जांचें होती है। तो ये आप अभी से जान सकते हो कि मेरा बेबी है वो हेल्दी है कि नहीं, उसको डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी आप जान सकते हो कि इफ़ समवन इज सिकल सेल ट्रेट, आप छत्तीसगढ़ में तो सिकलिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। कोई सिकल सेल ट्रेट है, वो भी दो टाइप के होते हैं। ट्रेट होता है एक डिजीज, मतलब छोटा फॉर्म और बड़ा फॉर्म। बड़ा फॉर्म ही दिक्कत कराता है, छोटा फॉर्म नहीं कराता। दो छोटे छोटे फॉर्म वाले लोग हैं, उनकी बेबी में
बड़े फॉर्म होने के चांसेस है। बहुत से लोगों को ये होता है कि हम बड़ा फॉर्म वाला बेबीज नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि कई कंडीशंस में लाइफ अच्छी होती है, कई कंडीशंस में लाइफ अच्छी नहीं होती, प्रीमेच्योर डेथ हो जाता है है ना। तो फिर उसके लिए भी वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये भी है कि आपके बेबी में सिकल सेल थोड़ी ना है, या थैलेसीमिया, या कोई बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि हम जान सकते हैं, या हिस्ट्री है, तो ये आराम से जानना जा सकता है। इतना, हाँ, इतना एडवांस हम हो चुके हैं। नाइस नाइस, ओके ओके। और एक और कोई सा? और हाँ, और ऐसा है कि गांव में जनरली मैं गांव के पेशेंट्स बहुत डील करती हूँ, तो दे थिंक कि बेबी का डेथ हो रहा है पेट के अंदर या होने के बाद, तो इट्स नॉर्मल, 3 to 4 हो गए हैं तो इट्स नॉर्मल। भाई कभी भी ये चीज होता है ना, वो नॉर्मल नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ, तो हर चीज में एक रीजन रहता है, दैट वी हैव टू डिटेक्ट। तो इस चीज में अगर कैसी भी ऐसी हिस्ट्री बनती है तो जरूर आके बताओ, दिखाओ, सो दैट वी कैन प्रिवेंट और एक अच्छे बेबीज आपको दे सके। ऐसी एक कंडीशन होती है, अपला सिंड्रोम होता है, जो कि मैंने एक जगह आर्टिकल में पढ़ा हुआ था कहीं पे, तो शिल्पा शेट्टी को भी है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सरोगेसी लिया हुआ था। तो अपला सिंड्रोम में क्या होता है कि जनरली जो बेबीज होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, या डेथ हो जाता है प्रीमैच्योर, और मदर के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। तो इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें डिटेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हम ही अवेयर नहीं होते हैं। और दूसरी बात, 15-20 ईयर्स मैरिज लाइफ हो जाती है, बेबीज नहीं आते, तो बोलते हैं कि यार भगवान दिया नहीं, बाल गोपाल नहीं दिया, यही एक रहता है। तो उसका भी ट्रीटमेंट है। उसके लिए भी हम बैठे हुए, उसके लिए भी ओवुलेशन इंडक्शन, IUI, IVF, ऐसे पूरे टेक्निक्स है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट में कि डिजीज तो मिलेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, अगर आप सही जगह पे हो, सही ट्रीटमेंट करा रहे हो तो। ओके। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ आज के डेट पे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक मोड पे चले जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रेशर पे आ जाते हैं, यार इसे 5 साल हो गए, इसे बेबी नहीं हो रहा, इसके पक्का देखना कोई ना कोई दिक्कत होगी, मल्टीपल बहुत सारे स्टेटमेंट्स पुट ऑन करा जाते हैं, उसके कारण उसका प्रेशर बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है उसके कारण भी बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। या एग्जैक्टली, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ। ओके, सो ऐसे 3 टिप्स आप दीजिए सो दैट जो फीमेल्स आउट देयर अभी ऑडियंस में है हमारी, वो अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी रख सके, ताकि वो लॉन्ग रन में उन्हें दिक्कत ना दे। तो ऐसी 3 टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं तो 3 चीज बोलूंगी। फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हाइजीन, दूसरा डाइट, तीसरा लाइफस्टाइल, अपना एक्सरसाइजेस होते हैं। सबसे पहले हाइजीन में ना मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक हाइजीन ही होता है जो हम मेंटेन नहीं रखते तो इन्फेक्शन कराता है, वही प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन बाद में कैंसर एंड ऑल करा देता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब हमें पीरियड्स भी है वो आता है, तो हमें पैड्स या टेम्पन जो भी यूज़ करें तो फ्रिक्वेंटली हमें क्लीन करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, ऐसे भी नॉर्मल टाइम में भी हमें हाइजीन एक प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है डाइट की। डाइट में भी जंक फूड जितना हो सके, फैटी फूड, शुगर फूड अवॉइड, और जितना ज़्यादा हो सके फाइबर फूड, प्रोटीन डाइट, ये सब हमें लेना चाहिए। फिर थर्ड आता है कि हमारा एक्सरसाइज, जो हमारे एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो एटलीस्ट सभी पर्सन को, चाहे इवन दो इट इज वुमेन और मैन, एनीवन, 20 मिनट्स अपने बॉडी को मिनिमम देने चाहिए। तो वो एक्सरसाइज या तो योगा के फॉर्म में, या आजकल एरोबिक क्लासेस हैं वो ज्वाइन करो, लेकिन कुछ तो करो। ओके, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मैम अपने इनसाइट्स देने के लिए और ये समझाने के लिए कि हाउ फीमेल लाइफ इज सो क्रूशियल। बहुत डेलिकेट सी होती है, बट उस चीज़ को बहुत अगर अच्छे से रखा जाए और बहुत समेट के रखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है लाइफ में। एंड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या जो इश्यूज होते हैं वो खुद जनरेट या वो खुद क्रिएट करती है अपने लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं वो प्रोलॉन्ग होते 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 एक अच्छा बड़ा डिजास्टर बनने लग जाता है। एग्जैक्टली, मैं हर जगह मैसेज यही देती हूँ, और आपने जो बोला है वो सही ही बोल रहे हैं, ऐसे ही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स, एंड इस टाइप से ही आप अवेयरनेस फैलाते रहें, अच्छे डॉक्टर्स और बताते रहें, अपने फॉर्मूलाज, अपने टिप्स देते रहें, एंड बीइंग अ मॉम वाली फीलिंग लेते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ वेरी गुड पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और आपको लग रहा है कि आपके और भी क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों को लेकर, कमेंट में जरूर बताइए, रिप्लाई जरूर करेंगे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।